हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सचिन पाटिल और वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। क्या है आज के हमारे न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट, उसे हम देख लेते हैं। आज है थर्सडे अक्टूबर 14 2021। क्या कहता है आज का हमारा न्यूज़पेपर? सबसे पहले पेज पे दिया हुआ है पंजाब अनहैप्पी आफ्टर सेंटर एनहांसेस पावर ऑफ द बीएसएफ। बीएसएफ की पावर को इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। उसे हम देख लेते हैं क्या कर दिया गया है। इसके बारे में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई इनका जो एरिया है इसको इन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पे ये बात की जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूज़पेपर प्रॉपरली दिख रहा है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि भाई पंजाब जो है और जो भी स्टेट है वो थोड़ा सा अनहैप्पी है, क्योंकि बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की थोड़ी सी पावर को इंक्रीज कर दिया गया है। यहाँ पे इस चीज को लेकर के कवर अप किया गया है। आर्टिकल में क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई कि यूनियन होम मिनिस्ट्री, पहले बात तो आप ये जान लीजिए कि बीएसएफ का जो कंट्रोल है या बीएसएफ की जो पेरेंट एजेंसी है वो आ जाती है किसके पास में? तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। क्लियर? और क्या है इसकी पावर को क्या कर दिया गया है? तो 50 किलोमीटर जो इंटरनेशनल बाउंड्री है असम, वेस्ट बंगाल, पंजाब वाले रीजन के अंदर, तो इनके एरियाज को इंक्रीज कर दिया गया है भाई। क्लियर? अब इनके पास में और क्या पावर आ गई है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टू अरेस्ट, सर्च एंड सीज, मतलब ये उन लोगों को अरेस्ट भी कर सकता है, सर्चिंग भी कर सकता है जिनको लगता है कि भाई कि ये शक के दायरे के अंदर आते हैं, और उन एरियाज को सीज भी ये कर सकता है। मतलब मान लीजिए कि हमारी देश की जो बाउंड्री है ना? यहाँ पे मैं एक मैप बना रहा हूँ इंडिया का, और यहाँ पे मान लीजिए पंजाब वाले रीजन में, तो ये जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो हमारी पाकिस्तान के साथ में लगती है, तो यहां से लेकर के ये वाला जो रीजन है 50 किलोमीटर का, इसके एरिया के अंदर आने वाले जितनी भी चीजें होंगी उन चीज को लेकर के इनकी पावर्स को बढ़ा दिया गया है। क्लियर? तो यहीं पे इस आर्टिकल को कवर अप किया गया है। अगले आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है भाई कि कल क्या हुआ कि वेंकैया नायडू जो हैं हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, ये अरुणाचल प्रदेश की ट्रिप पर गए हुए थे, जिसको लेकर के चाइना ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया है। ये उनका कंसर्न है कि भाई कि अरुणाचल में इस तरीके से आप नहीं विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी एजेंडे को नहीं चला सकते, बिकॉज क्योंकि अरुणाचल जो है वो हमारा हिस्सा है ना? और आप यहाँ पर किसी भी तरीके के डेवलपमेंट के काम नहीं कर सकते हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया था मैप में कि चाइना जो अपना मैप शो करता है उसमें अरुणाचल को वो अपना बताता है। तो उसी चीज को लेकर के यहाँ पे हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने कहा है कि भाई अरुणाचल का जो मामला है वो हमारा इंटीग्रल जो मामला है, इसकी बात की जाती है। एनेबल एनेबल जो मामला है, पार्ट है, वो इंडिया का ही ये सारा मामला है, तो इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने यहाँ पे ये बातें कही। क्लियर? अब इसको हम स्लाइड में समझ लेंगे भाई। मैं मैप में तो आपको काफी बार ये सारी चीजों को समझा चुका हूं, कितनी बॉर्डर लगती है, कैसे है। इसके अलावा मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी। चलिए, यदि आप लोगों को ट्रिक याद है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग मुझे उसके बारे में, ट्रिक को बता रहे हैं कि क्या हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। क्लियर? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अगले वाले पेज की तरफ। क्या बोलता है हमारा अगला पेज? अगले पेज में क्या दिखता है आपको? कल के दिन हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि पीएम इनोग्रेट या पीएम इनोग्रेटेड द गति शक्ति जो मल्टीलेटरल मास्टर प्लान है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाएगा भाई एक तरीके का, जिसमें कुछ लगभग 16 मिनिस्ट्री एंड 7 डिपार्टमेंट्स मिलकर के, आपस में मिलकर के ये क्या करने वाले हैं, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगे, और इनके बीच में होने वाली जो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी
कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके की कि भाई मान लीजिए कि एक मिनिस्ट्री काम कर रही है और उसने अपना काम पूरा कंप्लीट कर दिया और उसी मिनिस्ट्री के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत या उस मास्टर प्लान के अंदर और तीन चार मिनिस्ट्री के भी प्रोजेक्ट शामिल थे जिनको उसी के साथ में मिलकर के काम करना होता है। जैसे एक रोड का ही मामला ले लो, क्योंकि इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कोई प्लान को बनाया गया है कि भाई यहाँ पे एक नेशनल हाईवे बिल्ट होने जा रहा है, और उन्होंने नेशनल हाईवेज प्लान को प्लान कर लिया और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। अब यहीं पे बात आती है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का भी काम आ जाता है कि भाई कि हमें फाइबर लाइन बिछानी है ना। अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में भी ये काम आ जाता है कि भाई हमें ड्रेनेज सिस्टम को भी यहां से निकालना है, तो हमें इसकी लाइन बिछानी है, अंडरग्राउंड लाइन बिछानी है। लेकिन अब रोड बन गई, तो रोड बन गई है तो उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, रोड में गड्ढा करते हैं, रोड में हम फिर उसे खोदते हैं, देन फिर हमारे प्लान फिर हम करते हैं, देन फिर रोड को बनाते हैं। तो ये सारा काम क्यों हो, तो इसी चीज को लेकर के सारे जितने भी मिनिस्ट्री हैं, 16 मिनिस्ट्री का यहाँ पे नाम लिया गया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, और कुछ लगभग 7 डिपार्टमेंट इसके अंदर काम करेंगे। जिसमें इस मास्टर प्लान में एक प्लेटफॉर्म मोदी के द्वारा रख दिया गया है कि भाई कि बाद में इस चीज को लेकर के किसी भी तरीके का आ, कोई गलत तरीके से काम ना हो, इसके लिए आपस में ही एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें एंड जो भी प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट करिए अच्छे तरीके से। यहां पे ये बात की गई है। हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है, गति शक्ति विल बूस्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट, और ये पीएम कह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो भाई बहुत अच्छा ये प्लान है कि आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए सारे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए जाएं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम आए दिन गए प्रैक्टिकल देखते हैं कि आज से कुछ टाइम पहले एक अच्छी रोड बनाई गई थी, लेकिन बाद में वहां से कोई लाइन बिछाई जा रही है, कोई फाइबर लाइन बिछाई जा रही है, तो पता चला कि फिर उस रोड को खोद दिया जाता है, फिर उसको टेम्परेरी तरीके से ऐसे भरने का काम, यानी रफू, मेरी भाषा में तो हम उसको रफू करना कहते हैं, कि जब कोई चीज या किसी कपड़े में कुछ फट जाता है, छेद हो जाता है, तब हम वहां पे उसको रफू करने का काम करते हैं। तो ये मेरा मानना है। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि भाई कि ये प्लान अच्छा है या नहीं है, कि सारे लोग एक साथ मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पे आकर के डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, और किस तरीके से हमें उसे बूस्ट करना है, यहाँ पे इसको लेकर के बात की जाती है। चल आगे बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या बोलता है, तो अगला आर्टिकल देख लीजिए। ईरान भी ये चाहता है कि भाई कि जिस तरीके के जो प्लान है यहां पर इसको लेकर के काम किया जाए आपस में इंडिया के साथ में मिलकर के, कि भाई कि जिस तरीके का इलीगल तरीके से हमारी बाउंड्रीज के अंदर जो ड्रग्स को लेकर के सप्लाई हो रहा है अफगानिस्तान की तरफ से। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया के अंदर मुंद्रा पोर्ट में किस तरीके से हमने 3000 किलोग्राम जो ड्रग्स है, हेरोइन है, ये हमने मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ा है। क्लियर। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में आता है, ये आप लोग काफी बार पढ़ चुके हैं। तो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में 3000 किलोग्राम का जो हेरोइन है उसको पकड़ा गया है। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, देख सकते हैं आप। और अब पूरी जांच एनआईए को दे दी गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। इसको पकड़ा किसने था, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि किसने ये इन्वेस्टिगेट किया था, ये किसने छापा मारा था कि भाई कि इतना सारा ये जो ड्रग्स है, हेरोइन है, ये हमें देखने को मिला है। उस डिपार्टमेंट का नाम आपको बताना है, मैं काफी बार बता चुका हूं। तो इंडिया और ईरान विल डिस्कस वे टू द फाइट ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम द अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और अलग अलग जगहों से, रीजन से आने वाले ड्रग्स की सप्लाई को रोका जाए, इसके लिए हमें एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए। ये मिलकर के बात की गई है ईरान और इंडिया के द्वारा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। वैसे तो इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डुप्लीकेट्स जो है नेपाल के रास्ते से इंडिया में, और वो भी कौन से रीजन में, जहां की चाय बड़ी फेमस है, टी बड़ी फेमस है, जिसको हम दार्जिलिंग टी के नाम से जानते हैं,
और वहां पर आकर के वो मिक्स हो रही है, यानी नकली चाय जो है वो मिल रही है हमारी ओरिजिनल टी के साथ। तो इसे रोकने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, और ये सारा काम नेपाल की तरफ से इंडिया के अंदर हो रहा है। तो इसी को लेकर के बात यहाँ पे रखी गई है आर्टिकल में। इसके अलावा हमारे कुछ खास नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दो, जब बात आए टी की, तो सबसे ज्यादा टी का प्रोडक्शन भारत में होता है किस स्टेट में? तो उसका नाम है असम स्टेट। ध्यान रखना, टी के लिए असम आता है और कॉफी के लिए, और ये तो एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, कॉफी के लिए भारत में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर स्टेट है कॉफी का, वो है कर्नाटका। ध्यान रखेंगे, टी के लिए असम एंड कॉफी के लिए कर्नाटका। वेस्ट बंगाल में आता है दार्जिलिंग। ध्यान रखना, काफी बच्चे आज भी ये मानते हैं कि दार्जिलिंग जो है वो असम का हिस्सा है, लेकिन मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं, है ना, कि दार्जिलिंग जो हिस्सा है वो आता है वेस्ट बंगाल के अंदर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं अब आपको यहाँ पे बता देता हूं, दार्जिलिंग टी ही वो पहला प्रोडक्ट था 2004 में जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसके द्वारा दिया गया? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। ये उस चीज के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए, उस पर्टिकुलर प्लेस में होने वाले प्रोडक्शन को उसके अलावा कोई दूसरा मार्केट में ना उस नाम से सेल कर सके, ना बेच सके, ना ही प्रोड्यूस कर सके, इसलिए हम उस प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ध्यान रखना, दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं भाई, वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, और यही वो एरिया है या यही की वो जो चाय है, 2004 में इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला, और आज की डेट में लगभग कुछ 350 से ज्यादा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग पाने वाले प्रोडक्ट हैं। और भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग पाने वाले प्रोडक्ट्स यदि किसी स्टेट के अंदर आते हैं तो कर्नाटका में लगभग 40 प्लस जीआई टैग प्रोडक्ट है। क्वेश्चन आता है भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास में है? तो कर्नाटका। सबसे पहला जिसको मिला तो दार्जिलिंग टी 2004, और कौन देता है ये भी मैंने आपको यहां पे मेंशन कर दिया है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है ना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के द्वारा ये चीजें प्रोवाइड की जाती है ना। प्रोटेक्शन के तहत ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में। बहुत आपको आराम से सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आप लोग उन्हें अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लें। क्लियर? तो इस पेज में आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर कल हमने बात की थी कि कोवैक्सीन जो है इसके सारे ट्रायल हो चुके हैं, और यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई कि 2 से 18 साल तक के जो माइनर हैं उनको ये अब वैक्सीन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। गिव जेब्स टू दी चिल्ड्रन हु नीड इज इट मोस्ट, मतलब ये वैक्सीन उन्हें ही प्रोवाइड की जाए जिनको बहुत ज्यादा जरूरत हो। जरूरी नहीं है कि सभी को ये वैक्सीन लगाई जाए, जिनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, नीड है, उन्हें ही ये वैक्सीन लगाई जाए। अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है ना। कल हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो भी आज हम इसको दोबारा से देखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्या कहा जा रहा है अगले आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे एक आर्टिकल यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे बात की जा रही है एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंकन जो फिशरमैन हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया को एक्शन लेना चाहिए इन दोनों तरीके से होने वाले डिस्प्यूट्स को लेकर के। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे फिशरमैन हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, फिशिंग करने जाते हैं, तो कई बार ये
मछली पकड़ते पकड़ते ये भूल जाते हैं कि भाई हम कहीं दूसरी टेरिटरी के अंदर तो नहीं जा रहे हैं। ये चीजें कही जा रही है क्योंकि हर कंट्री का, देखिए, द लॉ ऑफ सी क्या कहता है, जिसे हम अनक्लॉज कहते हैं। अनक्लॉज यानी यहाँ पे क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, सॉरी, कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ ऑफ सी ये कहता है कि भाई कि जो कंट्री समुद्र से लगती हैं, सी से लगती हैं, उनका जो हिस्सा है या अधिकार क्षेत्र है या राइट है उस समुद्र पर, वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। तो ध्यान रखिए, ये 200 नॉटिकल माइल्स ही कहलाता है उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, ईईजेड कहलाता है। तो यहाँ पे इसी चीज को बात की जा रही है। कई बार क्या होता है कि तमिलनाडु केरला के जो फिशरमैन हैं, वो मछली पकड़ते पकड़ते क्या होता है कि इस 200 नॉटिकल माइल के एरिया को क्रॉस करते हुए दूसरे देश की बाउंड्री के अंदर एंटर कर जाते हैं, तब वहां पे वो क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है, और फिर उस देश की आप इंटरनल बॉर्डर के अंदर आ जाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं, यानी एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए आप दूसरे देश की इकोनॉमिक, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। तो मजबूरन फिर उन कंट्रीज को, उन फिशरमैन्स को क्या कर लेते हैं, पकड़ के फिर जेल में बंद कर देते हैं। कई बार तो ऐसी नौबत आ जाती है कि कई मछुआरों को मार दिया जाता है, क्योंकि बात सिक्योरिटी की आ जाती है उस कंट्री को लेकर के, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि दोनों देशों को मिल करके इसके ऊपर लॉन्ग टाइम के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि भारत और श्रीलंका के बीच के जो बॉर्डर लाइन है या वाटर स्ट्रेट जो है उसे क्या कहा जाता है, यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है। वाटर स्ट्रेट की बात कर रहा हूं, जल संधि की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं हम अगले पेज पर क्या कहता है यहाँ पे आर्टिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको वैसे हाईलाइट नहीं किया क्योंकि काफी बार मुद्दे को हम अच्छे तरीके से डेप्थ में कवर कर चुके हैं कि जिस तरीके का चाइना का इंकर्जन ताइवान के अंदर देखने को मिल रहा है उसके फ्लाई जोन में। तो ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो ताइवान को अपनी कंट्री मानता है। क्लियर? वन कंट्री टू सिस्टम की पॉलिसी चाइना यहां पे लगाता है, जिस तरीके से हांगकांग में आप देख सकते हैं। ठीक है, ताइवान को मानता है, लेकिन ताइवान इसके हमेशा अगेंस्ट में रहता है। लेकिन ये मामला अभी हाल फिलहाल में और तब गर्मा गया जब शी जिनपिंग, है ना, किसकी बात कर रहा हूं भाई, मैं शी जिनपिंग की बात कर रहा हूं। यदि आप लोगों ने अभी सुना हो कि शी जिनपिंग ने अभी थोड़ा सा एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था कि 2026 तक, चाहे ताइवान माने या ना माने, लेकिन 2026 तक ताइवान जो है वो चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा। क्यों? क्योंकि चाइना की शुरू से ही कम्युनिज्म तरीके की सोच रही है। क्लियर? इसका इसीलिए इस तरीके से इंकर्जन आसपास की नेबर कंट्रीज में देखने को मिलता है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव यदि याद आ रहा हो आप लोगों को, तो बताइए। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना के तहत कब जारी किया गया, तो इसके बारे में आपको आंसर करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। क्या कहा जा रहा है, तो यहां पे बात फिर से चाइना को लेकर के आई है कि इंडिया ट्रेड विथ चाइना सेट टू एक्सीड $100 बिलियन इन 2021। मतलब अब 3 महीने बच गए हैं, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने में ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना के जिस तरीके के हालात पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर हमें देखने को मिले हैं बाउंड्रीज की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दूसरा अपोजिट पार्ट यदि आप देखें, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ उसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो एक तरफ तो हम बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के बात करते हैं, लेकिन वही बात जब
ट्रेड को लेकर के हो जाती है, तब वहां पे ट्रेड को लेकर के आप देख सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि ये एक्सीड कर जाएगा, यानी इतना और बॉर्डर को क्रॉस कर जाएगा 2021 में। $100 बिलियन का ये ट्रेड रिलेशन यहां पे देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो यहां पे इस चीज को लेकर के बात कही जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन टू कस्टम, कैग को लेकर के बात की जा रही है कि भाई कि ये कितना परसेंट जंप होता हुआ दिख रहा है। अभी हाल फिलहाल में कुछ जो है वो है $90.37 बिलियन के आसपास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसमें चाइना कितना करता है ये तो ऑब्वियस सी बात आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई 68% का ये चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, एंड इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना $21.9 बिलियन का। तो इससे भी आप ट्रेड डेफिसिट देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच का ट्रेड डेफिसिट जो गैप है वो कितना ज्यादा है ना, कि हम उनको कितना सप्लाई करते हैं और वो हमारे देश में कितना सप्लाई करता है। India's biggest export to China, iron और cotton and other raw material base जो है कमोडिटीज जो है वो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। एंड इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, तो मैकेनिकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल मशीनरी टूल्स लार्ज क्वांटिटीज में हम वहां से खरीदते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप मोबाइल का, मोबाइल एक एग्जाम्पल इसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर की हम बात करें। क्लियर? इसके अलावा हम बात करें इंडिया के रिलेशंस के अलग अलग ग्रुप्स के थ्रू, तो हम ये देख सकते हैं कि वाइल चाइना टोटल ट्रेड रोज 22.7% विथ इट बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। फिर उसके बाद में हम बात करें एशियन, ईयू, यूएस, तो 21.1%, 20.5% एंड 24.9% रिस्पेक्टिवली यहां पे ये बात कर रहा है कि इस तरीके का ट्रेड इंडिया का ग्रो होता हुआ दिख रहा है विथ चाइना। क्लियर? तो यहां पे आर्टिकल ये बातें आपको बताता है। चलिए, इसके बाद हम आ जाते हैं एडिटोरियल पेज में। तो एडिटोरियल पेज में कुछ खास नहीं दिखा है मुझे, क्योंकि इन्होंने उन्हीं टॉपिक्स को वापस से बात कही है। देखिए, द ग्लोबल वॉर ऑन द टेरर ग्रिन्स अलोंग, यहाँ पे ट्विंस टावर पे अटैक को लेकर के बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है कि किस तरीके से अटैक किया है, किसने, अलकायदा ने ट्विंस टावर अमेरिका पर जिस तरीके का अटैक किया उसके बारे में पूरी डिटेल बताई है। इसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं एडिटोरियल में, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफी बार हम पढ़ चुके हैं अफगानिस्तान और तालिबान के रिलेशन को लेकर के, है ना। 2001 में ये अटैक हुआ था, जब क्योंकि 1996 से लेकर के 2001 तक वहां पे तालिबान का कब्जा हुआ करता था। और उस टाइम पीरियड में इसकी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली थी, जब वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुई कि ये ट्विंस टावर पे अटैक किसने कराया है, तो अलकायदा का नाम निकल करके आया और उनके भी मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन का नाम निकल करके आया। तो उस चीज को लेकर के वो वहां पर अमेरिका की गवर्नमेंट ने तालिबान को यह कहा कि भाई कि आप सीधे से आप लादेन को हमें सौंप दीजिए और आप अपने देश में अफगानिस्तान के अंदर पूरे टेररिज्म को खत्म कर दीजिए, और जितने भी उनकी जगह हैं, जितने भी उनके क्या बोल सकते हैं कि अ, जगह हैं, प्लेसेस हैं टेररिस्ट के, उनको सबको खत्म कर दीजिए हमारे साथ मिल करके। तो तालिबान ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो फिर फाइनली एक्शन लेना पड़ा 2001 में, और यूएस ट्रुप्स जो है मिलिट्री का वो देखने को मिला तालिबान के अंदर, और नाटो ट्रुप्स आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर? अब नाटो आप लोग को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये एक अलायंस है, मिलिट्री अलायंस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और फाइनली फिर भी 20 साल के इतने लंबे गैप के बाद में हम टेररिज्म को कंट्रोल तालिबान अफगानिस्तान के अंदर नहीं कर पाए, और फाइनली अमेरिकन गवर्नमेंट को अपने ट्रुप्स को वापस बुलाना पड़ा। और लास्ट डे इन अफगानिस्तान मिलिट्री ट्रुप्स ऑफ यूएस 31 अगस्त 2001। क्लियर? अमेरिका को भी ये समझ में आ गया लंबे अरसे के बाद में कि भाई कि कोई मतलब नहीं है
टेररिज्म खत्म होने की वजह पता चला कि और ज्यादा बढ़ता हुआ यहां पे देखने को मिला। और पता चला कि इसमें लॉस अमेरिका का हुआ, नाटो के कितने सारे सोल्जर्स मारे गए, यूएस सोल्जर्स कितने मारे गए। जब देशों की लड़ाई चल रही है, दो ग्रुप की यहाँ पे आपसी लड़ाई चल रही है, उस चीज को देखते हुए तो यहाँ पे इस मैटर को कवर अप किया गया है। इसके साइड में हम बात करें दूसरे आर्टिकल की तरफ, दूसरे एडिटोरियल पेज की तरफ, तो यहाँ पे फिर से वही बात की जा रही है इन्फ्लेशन की। और इन्फ्लेशन में आपको कल अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, है ना। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई है। महंगाई उस चीज को कहते हैं जब आपके बेसिक रिक्वायरमेंट वाले जो प्रोडक्ट हैं, गुड्स हैं, उनके दिन पे दिन रेट को बढ़ना, इनकी हम बात कर रहे हैं। तो कल यहाँ पे इस पेज को क्या कवर अप किया गया था कि भाई कि फूड प्रोडक्ट्स को लेकर के तो इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन जब बात दूसरे पेज की तरफ जाएं, यानी फ्यूल की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, तो वहां पे इन्फ्लेशन हमें कम होते हुए नहीं दिख रहा है। पता चला कि उनमें तो और वैट बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी और उनके प्राइसेस हाइक होते हुए दिख रहे हैं। यहां पे इस चीज को लेकर के कवर अप किया गया है। चलिए, अब आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैंने द हिंदू के एनालिसिस में बताया था कि इन्फ्लेशन को जो है 5 तरीके से स्लैब में रखा गया है कि भाई कि इस टाइप की इन्फ्लेशन होती है, और उनका परसेंटेज यहां पे बताया गया था, जिसका मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन अभी हाल फिलहाल में चल रही है उसको हम वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसका परसेंटेज लगभग होता है 2.99 से 9.99% के बीच में। तो आपको अब बाकी की 4 टाइप बतानी है कि उन टाइप्स को क्या कहा जाता है। क्लियर? तो ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगेन अफगानिस्तान को लेकर के। यहां पे चर्चाएं हो रही हैं, खास करके G20 समिट को लेकर के, क्योंकि इनका मेन एजेंडा ही था भाई कि अफगानिस्तान के अंदर पीस और स्टेबिलिटी, और वहां पे वुमेन्स का जिस तरीके से हाल है, वहां पे जिस तरीके से इकोनॉमिकली क्राइसिस चल रहा है ना, उस चीज को लेकर के यहाँ पे बातें की जा रही है कि भाई कि उनको हम फाइनेंशियली तरीके से कैसे सपोर्ट करें। इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रोवाइड अफगानिस्तान विद द इमीडिएट ऑफ अनहिडन एक्सेस टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। यहाँ पे यूएनएचसीआर भी यही चीज को लेकर के बात कर रहा है ना, कि जिस तरीके का माइग्रेशन देखने को मिल रहा है हमें, तो हम उन्हें किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। विमेन्स के जिस तरीके के हालात हैं, चाइल्ड को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, वहां पे जिस तरीके से हंगर जो बढ़ रहा है ना, पावर्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, उन चीजों को कैसे वहां पे टैकल किया जाए, पीस को कैसे मेंटेन किया जाए, स्टेबिलिटी कैसे लेकर के आए जाए, इसको लेकर के यहाँ पे ये एडिटोरियल पेज कह रहा है। क्लियर? यहां पे आप देख सकते हैं नोबेल प्राइज मास्टर्स जो है मैट्रिक्स, इसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। इकोनॉमी के नोबेल प्राइज को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि किन लोगों को मिला है और उनको उनकी किस अचीवमेंट्स को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। और मैंने आपको बताया था कि इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा भाई नोबेल प्राइज को लेकर के। इसके अलावा हमारे एडिटोरियल पेज में कुछ खास नहीं है। एक ये वाला आर्टिकल आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि सोइंग बेटर टू ईट बेटर की बात की जा रही है। अच्छा बोएंगे तो अच्छा खाने को हमें मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके की 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी रिसेंटली आई है, उसमें ये बताया गया है कि खाना तो मिल रहा है, लेकिन वहां पे प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और इसमें लगभग 17 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरी का 54% जो पॉपुलेशन का डेटा निकल करके आया है, वहां पे इस चीज के बारे में मेंशन किया गया है ना। क्या बातें की जा रही है कि भाई कि इस तरीके के हालात हमें देखने को वहां पर मिल रहे हैं। इन 17 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज के अंदर 54% इंडियन पॉपुलेशन आर दी एडिशंस द फाइंडिंग फ्रॉम द कॉम्प्रहेंसिवली तरीके से 2016 से 18 का ये डेटा निकल करके आया है, जिसको नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे कहा जाता है। और इसमें यह कहा गया है
कि माइक्रोन्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन हमें देखने को मिला है, क्योंकि प्रॉपरली फूड तो मिल रहा है लेकिन उस फूड के अंदर प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि 2021 का जो हमारा वर्ल्ड फूड डे था, 16 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया था भाई, ध्यान रखेंगे 16 अक्टूबर को FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन का एक प्रोग्राम है, इसके तहत एक थीम को सेलिब्रेट किया गया है, और उस थीम के बारे में यहाँ पे आर्टिकल में एडिटोरियल में कवर अप किया गया है कि क्या था इस बार का वर्ल्ड फूड डे का थीम। आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। यदि हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं न्यूट्रिशन को लेकर के, तो हम हमारे फ्यूचर को अच्छे तरीके से हम नहीं देख पाएंगे, और यदि हम एक्शन ले रहे हैं हमारे फ्यूचर को लेकर के, तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे हो सकती है। क्लियर? यहाँ पे क्या बात की जा रही है? अवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, अ बेटर एनवायरमेंट, अ बेटर लाइफ की यहाँ पे फॉर बेटर रिप्रेजेंट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। तो ये डेटा जो है इसे प्लीज आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। और ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है? तो फिफ्थ नेशनल हेल्थ सर्वे ने ये सजेस्ट किया है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के अकॉर्डिंग 2016 से 18 के बीच का ये हाईलाइटेड दिया गया है। क्लियर? कितने राज्यों में, कितने यूनियन टेरिटरीज में, कितने परसेंट पॉपुलेशन में ये सारी चीजें निकल करके आई हैं, तो आप लोगों को अच्छे से इन सारी चीजों को कॉपी में मेंशन करना है। चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं हमारी स्लाइड्स की तरफ। मैं इसका प्रॉपर शेप आप लोगों को दे देता हूं। कई बार क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर वो चीजें हमें नहीं मिल पा रही है, साइट कट जाती है कई बार, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको अच्छे तरीके से, है ना, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक चीज पूछी थी कि भाई आप लोग जितने भी कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करते हैं वो बिल्कुल सही है ना, तो इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर आप रिप्लाई नहीं करते हैं हमारे कंटेंट को लेकर के। तो आप उसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो भाई, आप लोगों का बिल्कुल जो कंटेंट है वो प्रॉपरली मुझे मिलता है ना, आप लोगों के रिप्लाई जो है वो सही तरीके से मिल रहे हैं मुझे, तो आप इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। क्लियर? चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कहता है पहला? पंजाब अनहैप्पी, यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें उनके राइट्स को बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया है? तो 50 किलोमीटर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जा रही है। इसमें कौन से 3 स्टेट की बात की जा रही है? तो असम, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब की बात की जा रही है। क्लियर? अब यहाँ पे बीएसएफ की बात कर रहे हैं। तो बीएसएफ एक तरीके का कैसा फोर्स है भाई? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो अब ये क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। आपने सुना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक तरीके का कैडर बनाया गया है जिसको CAPF कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CAPF का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कहा जाता है, जिसकी पेरेंट एजेंसी होम अफेयर्स होती है। और उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती है? तो उसमें बीएसएफ आपको देखने को मिलेगा, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, एंड SSB यानी सशस्त्र सीमा बल इसके अंदर आता है, जिसको हम CAPF फोर्स कहते हैं। क्लियर? तो ये CAPF का ही पार्ट है जिसको हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। इसके बारे में आप आगे और समझ लीजिए भाई। BSF के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर्म कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965 में इसको बनाया गया था। क्लियर? गवर्नमेंट एजेंसी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। पेरेंट एजेंसी आपसे पूछ सकता है क्या है इसकी पेरेंट एजेंसी। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 लाया गया था। इसमें कुछ चेंज किए गए थे, फेडरल लॉ एनफोर्समेंट। और इसका हेडक्वार्टर की हम बात करें तो आपको याद रखना है न्यू दिल्ली के अंदर आता है। अमित शाह इसके
हेड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड अभी राइट नाउ कौन है इसके डायरेक्टर जनरल? तो पंकज कुमार सिंह इसके राइट नाउ डायरेक्टर जनरल है। क्लियर? तो ये रहा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। क्लियर? आगे की बात कर लेते हैं, अगले पेज पर हम चलते हैं। क्या कहता है? इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है भाई कंसर्न जो था चाइना का कि भाई कि अरुणाचल में इस तरीके से आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, इंटरविन नहीं कर सकते हैं, ये चाइना का कहना है। तो उसके बदले में जवाब देते हुए हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने ये कहा, एस जयशंकर ने, कि भाई कि ये जो मामला है वो भारत का अंदरूनी मामला है। ठीक है, यहीं पर ये कमिट किया है हमारे मिनिस्टर के द्वारा। और क्या कहा गया है कि ये हमारा कैसा मैटर है? तो इंटीग्रल मैटर है, यहाँ पे ये बात की जा रही है। इंटीग्रल एंड इनएलिनेबल पार्ट है ये अरुणाचल प्रदेश भारत का। क्लियर? चलिए अब मैं मैप आपको अच्छे तरीके से बता देता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मैप प्रॉपरली दिख रहा होगा, है ना? क्या कहता है मैप के बारे में यहाँ पे समझ लीजिए। अ, ये देख सकते हैं आप, ये आक्साई चीन वाला जो पार्ट है जिसको हम एलएसी पार्ट कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहीं पर ये वाला जो पार्ट है इसको हम एलओसी कहते हैं। क्लियर? लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो कितनी जगह से ये डिस्प्यूटेड पार्ट है? तो आप देखेंगे वेस्टर्न सेक्टर वाला पार्ट जो है अक्साई चीन से लेकर के पेंगोंग सो लेक तक का। फिर उसके बाद में सेंट्रल सेक्टर है जो कि उत्तराखंड वाला, हिमाचल और उत्तराखंड वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। एंड थर्ड जिसको तो वो अपना पूरा मानता ही है, जिसको हम कहते हैं ईस्टर्न सेक्टर वाला पार्ट, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? तो यहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये वाला रीजन, और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा तवांग रीजन में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही है, पेट्रोलिंग देखने को मिल रही है, और हमने लगभग उनके कुछ 150 सोल्जर्स को डिटेन कर लिया था, है ना? अभी 2 दिन पहले न्यूज में ये आया भी था। तो यहाँ पे इस चीज को लेकर के बात की जा रही है। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं। गति शक्ति विल बूस्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट, पीएम कह रहे हैं भाई। क्लियर? तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे शुरुआत में ही समझा दी थी। कुछ लगभग 16 मिनिस्ट्री इसके अंदर आएंगी जो कि आपस में एक साथ मिलकर के प्लेटफॉर्म पे बातचीत करेंगी। 7 डिपार्टमेंट्स होंगे जो मिल करके यहाँ पे काम करेंगे। क्लियर? एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के, कि ताकि किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में, या डेवलपमेंट के किसी भी तरीके के प्रोग्राम को लेकर के यदि हम बात करें। क्लियर? अब क्या है प्रोजेक्ट के बारे में तो समझ लीजिए भाई। यदि आप लोगों ने सुना हो, आज से पिछले साल पहले की बात करें, जिसको हम कहते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसमें कुछ लगभग 102 ट्रिलियन का ये प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के सरकार ने मुद्दे उठाए थे, और जिसमें ये कहा था कि आने वाले 5 साल तक ये प्रोजेक्ट काम करेगा, जिसको कहा गया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसको ही ये कहा जा रहा है आज की डेट में आइडेंटिफाइड, जिसको गति शक्ति मिशन या स्कीम नाम दिया गया है। और कौन कौन से एरियाज में किस तरीके का ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे इसको लेकर के बात की जा रही है। जैसे सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो एनर्जी के सेक्टर में, और हम काफी दिन से इस चीज को पढ़ रहे हैं कि एनर्जी को लेकर के सरकार किस तरीके से अवेयरली तरीके से काम कर रही है। खास करके ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस की तरफ हम जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का टारगेट है 2030 तक। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से कवर करेंगे। बात करें रोड, रोड एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है भाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि रोड जितनी बेहतर होंगी उतना ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ होगा, टाइम कम लेगा, और सेफली तरीके से आप
पहुंच सकते हैं मुकाम पर। ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से, लॉजिस्टिक्स की यहां पे हम बात करें तो 20 लाख करोड़, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी, दूसरा फिर रोड है, फिर 16 लाख करोड़ के आसपास में इरिगेशन, यानी हमने एग्रीकल्चर को भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा है। रूरल एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग को लेकर के यहां पे बात की जा रही है। अगला है मोबिलिटी, इसको लेकर के भी 16 लाख करोड़। फिर अगला है रेलवे, 14 लाख करोड़। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 3.2 करोड़। एंड पोर्ट एंड एयरपोर्ट की बात करें तो 2.5 लाख करोड़। तो ये पूरा भारत का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के बात की गई है ना। इसमें क्या क्या चीजें होंगी तो और डिटेल के अंदर दे दिया गया है कि भाई फूड प्रोसेसिंग पार्क ओपन होंगे, एग्रो क्लस्टर्स ओपन होंगे 197, फिशिंग क्लस्टर्स एंड हार्बर्स जो है ओपन होंगे 202, डिफेंस कॉरिडोर 2 बन रहे हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है भाई कौन सी जगह पे वो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स बनेंगे 102, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर्स पार्क बनेंगे जिसमें लाखों लोगों के एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात की जाएगी भाई। एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर गति शक्ति मिशन के तहत। क्लियर? यहां पे ये चीज को आपको बारीकी से देखना है। इंडिया ईरान डिस्कशन कर रहे हैं भाई कि किस तरीके से इलीगल जो ड्रग्स है, हेरोइन है, इसको कैसे रोका जाए हमारे देशों के अंदर आने से। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई मेडिकल वाले फील्ड की बात करें तो वहां तक तो ये चीजें जेन्युइन है क्योंकि उसकी मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब बात उस देश की इकोनॉमी को खोखला करने की हो जाए तब इस तरीके के इलीगली ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को रोकना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो ये बहुत ही इम्पैक्ट पहुंचाती है उस देश की इकोनॉमी को या उस देश की हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस हम करते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि भाई कि हेल्थ को लेकर के हम कितना काम करते हैं, है ना। तो वहां पे इस चीज को रोकना बहुत जरूरी बन जाता है। तो यहां पे आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो क्या, एक तो गोल्डन क्रिसेंट की बात होती है। गोल्डन क्रिसेंट यहां पे क्या है तो 3 कंट्री यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये 3 कंट्री मिलकर के बनाती है गोल्डन क्रिसेंट। एंड 4 कंट्रीज मिलाकर के बनती है यहाँ पे गोल्डन ट्राइंगल यहाँ पे बनता है। और ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, जो कि इन दोनों गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट के बीच में सैंडविच बन जाता है ना। और यहां से ही वो इलीगल तरीके से हेरोइन, ड्रग्स, अफीम, ओपियम की यहाँ पे बात यहाँ पे इलीगल तरीके से देखने को मिलता है। जैसे कि रिसेंटली एक नमूना आप देख सकते हैं कि 3,000 किलोग्राम, लगभग कुछ 22,500 करोड़ के आसपास का जो ड्रग्स है, अफीम है, ओपियम है, वो देखने को मिला है मुंद्रा पोर्ट के अंदर जिसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है। लेकिन उसके बाद में आप एक और चीज समझिए कि आज से 2016 की यदि हम बात करें, 2016 में एक तरीके का ट्रायलेटरल एग्रीमेंट किया गया था जिसमें 3 कंट्रीज थी। एक तो इंडिया था, एक ईरान और एक अफगानिस्तान। और उसमें हम मिलकर के एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रूट क्रिएट करने जा रहे थे जिसका नाम था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ध्यान से सुनेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, आईएनएसटीसी की बात कर रहा हूं। क्लियर? आईएनएसटीसी 7,200 किलोमीटर का ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर था जिसके बारे में यहां पे बात की जा रही है कि इतने लंबे रोड को क्रिएट ताकि हम सेंट्रल एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे नेटवर्क को किस तरीके से मजबूत कर सकें। तो यहां से देखिए गुजरात एंड मुंबई पोर्ट से होते हुए चबाहार पोर्ट जो कि हमने बिल्ड किया था, है ना। उसी तरीके से सी पैक कॉरिडोर की यदि हम बात करें, सी पैक यहाँ पे क्या बोलता है तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पे आता है जिसने पाकिस्तान में होते हुए सिंध प्रांत से होते हुए यहाँ पे आपको एक तरीके का क्या दिखेगा, पोर्ट देखने को मिलेगा जिसको ग्वादर पोर्ट, जो कि चाइना के
कोलिब्रेशन से पाकिस्तान में बिल्ड किया गया। अब यहां से चबाहार पोर्ट से रेलवे रूट जाहेदन तक एंड जाहेदन से जारांग, जो कि ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर आता है ये, और जरांग से लेकर के रोड रूट हम क्रिएट कर रहे थे कहां तक, दिलाराम अफगानिस्तान। तो ये कुछ लंबा रूट था जिसको हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहते हैं। क्लियर, यहाँ पे आपको देखने को मिल भी जाएगा किस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट क्यों ब्रेक लग गए, तो आप उस सारे फसाद की जड़ बोल सकते हैं यूएसए को, और वो भी 2018 में जिस तरीके का न्यूक्लियर जो डील थी ईरान और P5+1, जिससे 2015 के बाद 2018 तक आते आते 2018 में डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉ कर जाते हैं इस डील के ऊपर, और ईरान के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस यहां पे लगा दिया जाता है। तो ईरान से जो इंडिया ऑयल खरीदता था वो बिल्कुल जीरो हो गया। ईरान की वजह फिर हम यूएस से सबसे ज्यादा ऑयल लेने लग गए इराक के बाद। ईरान को यहाँ पे हटना पड़ा, और ईरान से बहुत सारे देशों के जो नेटवर्क थे या ट्रेड रिलेशंस थे वो जीरो हो गए, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस किसने लगाया है, तो यूएसए ने लगाया है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अच्छा, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में मैप के थ्रू आ गई। अब यहाँ पे कोवैक्सीन को लेकर के बात की गई है, तो फिर से मैं कोवैक्सीन के बारे में आपको बता देता हूं भाई। कल हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कोवैक्सीन 19 ये पैंडमिक को लेकर के बनाई गई इंडिजीनियसली ये वैक्सीन है, जिसको ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DGCI के अप्रूवल के बाद में इसको शुरू कर दिया जाएगा भाई, कर दिया गया है ना। माइनर एज के जो बच्चे हैं उनके लिए इनकी शुरुआत 2 से 18 साल तक के लिए। कौन है, VG सोमानी राइट नाउ इसके डिप्यूटी ड्रग्स कंट्रोलर है, क्योंकि इसका डायरेक्टर कौन होता है, हमेशा हेल्थ मिनिस्टर होता है, मनसुख भाई मांडविया। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, काफी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया। राइट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है मनसुख भाई मांडविया, ठीक है। VG सोमानी राइट नाउ इसके डिप्यूटी ड्रग्स कंट्रोलर हैं, और इसे कब लाया गया था, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत। बात करें कोवैक्सीन को लेकर के, तो कोवैक्सीन का कोड नेम है क्या, तो BBV152 ये वैक्सीन का कोड नेम है, और भारत बायोटेक ने मिलकर के बनाया है ICMR के साथ। ICMR यहां पे क्या है उसके बारे में मैं आपको अगले पेज पे बता देता हूं। तो पहले तो आप देख लीजिए भारत बायोटेक के बारे में। भारत बायोटेक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, 1996 में फॉर्म की गई, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम में। कृष्णा इल्ला इसके राइट नाउ चेयरमैन एंड MD। क्लियर। अब बात करें ICMR के बारे में, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल जो रिसर्च है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1911 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, रीनेम्ड ICMR किया गया, इससे पहले IRFA के नाम से इसको जाना जाता था। क्लियर। इसके राइट नाउ हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसके राइट नाउ चेयरपर्सन की बात करें या डायरेक्टर जनरल की बात करें तो बलराम भार्गव इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है, तो पेरेंट एजेंसी, ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ की बात हो रही है तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है। अगले आर्टिकल की तरफ चलें तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। क्वार्टरली 3 रिपोर्ट ये कहती है कि $90 बिलियन के आसपास अभी ट्रेड इनका हो चुका है ना, इंडिया और चाइना के बीच की। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई कि इस साल के अंत तक या इस क्लोजिंग तक ये पहुंच जाएगा $100 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। ये डेटा यहाँ पे मेंशन किया गया है, और इसको मैंने शुरू में ही काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो ये आर्टिकल आपको उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ में आया है। क्लियर। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस द हिंदू का। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हुआ।
तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में ये सजेस्ट करते रहा करें कि सर हमें प्रॉपरली समझ में आ रहा है, और भी जो भी क्वेरीज हैं वो आप लोग मुझ तक पहुंचाएं, उसमें मैं और ज्यादा से ज्यादा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करूंगा, है ना। सुधार आप लोगों से ही हो सकता है, क्योंकि आप लोगों से ही सीख करके कुछ चेंज लाया जा सकता है हमारी स्टडी के अंदर। क्लियर। तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताते चलिए कि भाई आप लोगों को एडिटोरियल पेज और बाकी का पूरा द हिंदू एनालिसिस अच्छे तरीके से क्लियर होता है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।